Hello students, welcome back to the channel रमनी पाठशाला जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। चलिए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, कैसे Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा होगा कि लुइस 16 ने कैसे टैक्स को इंक्रीज किया। How do you think he could have gone about doing this? वो इस तरह कैसे कर सकता है? In France, the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। अब पुराने जो प्रजातंत्र था उसमें क्या था कि जो मनार्क था, राजतंत्र था, वो अपना टैक्स ऐसे लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता था, थोप नहीं सकता था। रादर ही हैड नो कॉल अ मीटिंग ऑन द ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। जब तक वो स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुला लेता अपने नए टैक्स के प्रपोजल के लिए। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जो अपने तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे भेजती है। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। जो राजतंत्र के लोग थे वही ये डिसाइड कर सकते थे कि वो कब ये मीटिंग बुला सकते हैं। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। लास्ट टाइम ये 1614 में ये मीटिंग बुलाई गई थी। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब 5 मई 1789 में लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की और प्रपोजल दिया नए टैक्सेस का। रिशप्लेंड हॉल इन द वर्साइल वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट। अब ये वर्साइल का जो हॉल था वो डेलीगेट को बुलाने के लिए तैयार करवाया गया। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड। अब पहले और दूसरे चरण के जो लोग थे, स्टेट के लोग थे, जो उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजे जो कि आमने सामने रोज में बैठे हुए थे। वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। और 600 जो थर्ड स्टेट के लोग थे, 600 मेंबर थे, वो उनके पीछे खड़े थे। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। और जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा समझदार थे। पीजेंट्स, आर्टिशन एंड वोमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। अब किसानों को, आर्टिस्ट लोगों को और औरतों को वहाँ पे एंट्री नहीं मिली असेंबली में। However, their grievances and demand were listed in some 40,000 letters which the representative have brought with them। अब 40,000 लेटर्स उनकी लिखित रूप में असेंबली में भेजी गई उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड been conducted according to the principle that each state had one vote। अब वोटिंग की गई कि स्टेट जनरल के अब पहले भी ये चीज को वोट किया गया कि हर स्टेट के जनरल को एक ही वोट देने का अधिकार है। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू सेम प्रैक्टिस। अब लुइस 16 ने सेम उसी को अंजाम दिया। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। पर वो चाहते थे कि अब जैसे लुइस 16 ने वो सेम प्रैक्टिस किया, बट मेंबर्स क्या चाहते थे थर्ड स्टेट के कि हर वहाँ पे बैठे हुए इंसान को एक वोट करने का अधिकार है। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि फिलोसफर रूसो की लिखी हुई थी उसमें ये सिद्धांत शामिल था, वन वोट सिद्धांत शामिल था। When the king rejected this proposal, member of the third state walk out of the assembly in protest। अब तीसरे वर्ग के लोग जब किंग ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया
तो वो वहाँ असेंबली से बाहर निकल के आ गए. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड themselves as spokesman for the whole French nation. अब जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो पूरी नेशन के रिप्रेजेंट थे कि क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे थर्ड स्टेट के ही लोग थे. ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल. और 20 जून को वो इकट्ठे हुए इंडोर टेनिस कोर्ट में जो कि वर्साइल किले के पास थी. दे declared them as a national assembly and swore not to disappear till they had drafted a constitution for France that would limited the power of the monarch. अब उन्होंने क्या ये किया कि वो नेशनल असेंबली में इकट्ठे वो इंडो टेनिस इंडोर में इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि वो शपथ लेते हैं कि जब तक ये नेशनल असेंबली नहीं बनेगी और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं होगा, लिखा नहीं जाएगा जो कि राजतंत्र की जो पावर्स को लिमिटेड कर सके, तो तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे. दे वर लेड बाय मीराब्यू और अबे सीए. और प्रोटेस्ट कर रहे थे मीराब्यू और अबे सीए. और मीराब्यू वाज बोर्न इन द नोबल फैमिली. वो नोबल फैमिली में पैदा हुआ था बट वाज कन्विंस्ड ऑफ नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज. पर वो भी चाहता था कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस विशेषाधिकार दिए जाते हैं सोसाइटी नोबल फैमिलीज को वो खत्म किए जाए. ही बॉट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावर स्पीच टू द क्राउड असेंबली ऑफ वर्साइल. अब उसने भी इस वर्साइल के किले में जो स्पीच दी वो बहुत ही भड़काऊ स्पीच थी. Abbé Sieyes, originally a priest, wrote an influent pamphlet called "What is the Third State?" अबे सीए जो एक प्रीस्ट था उसने अपना एक पैम्फलेट निकाला जिसमें लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, के थर्ड स्टेट क्या है. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France stretched with turmoil. अब जबकि जो फ्रांस के नेशनल असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी, जबकि जो फ्रांस के बाकी लोग थे वो आंदोलन करने के ताब में था. और सम विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज. अब बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण जो फसल थी तबाह हो गई थी और ब्रेड के भाव बढ़ रहे थे. ऑफन बेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होल्डेड सप्लाईज. और जो बेकर्स थे उन्होंने भी अपनी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने सप्लाई को रोक दिया. आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन अ लॉन्ग क्यू एट द बेकर, crowd of angry women stormed into the shops. अब बहुत लंबी लाइनें और देर तक अपना बहुत लंबी लाइनें और बहुत समय व्यतीत करने के बाद भी जब उनको ब्रेड नहीं मिलती थी तो जो भीड़ थी वो औरतों की जो भीड़ थी वो तूफान की तरह वो शॉप्स के ऊपर टूट पड़ी. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस. सेम टाइम में किंग ने ऑर्डर किया कि पेरिस की तरफ जाओ. ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल. अब 14 जुलाई को जो ये क्राउड थी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया किला बास्टाइल का. इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ अ मोनार्क had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crop. अब गांव में ये अफवाह फैल गई थी, गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि जो राजा के जो लाठी चार्ज करने वाले या अपनी क्रॉप्स को पकी हुई फसल को तबाह करने जा रहे हैं. कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फेयर. अब जो बहुत ही डर का माहौल बन गया था. peasant in the several districts seized hoops and pitchforks and attacked chautauqua. अब they looted hoarded grain and burned down document containing records of monarch dues. अब उन्होंने ये सबको तबाह कर दिया और उन्होंने ग्रेन्स को लूट लिया
और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को तबाह कर दिया. अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज. बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए नोबल्स, और कईयों ने तो देश ही बदल लिया, माइग्रेट कर गए अपनी साथ वाली कंट्रीज में, पड़ोस वाली कंट्रीज में. फेस विद द पावर ऑफ his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on the check by the Constitution. अब ये जो लुई 16 ने फेस किया इस सब रिवोल्ट को, और उसने फिर मान लिया कि अब एक नेशनल असेंबली बनाई जाएगी और इस पावर्स को इस पावर्स को चेक किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. 4 अगस्त 1789 में असेंबली पास हुई जिसने अबॉलिश किया कि फ्यूडल सिस्टम की जो ऑब्लिगेशंस हैं और उनके जो टैक्स हैं उनको ख़त्म किया जाए. Members of the Calgary too were forced to give up their privileges. अब कैलगरी वाले मेंबर्स भी अपने, उनको भी फोर्स किया जा रहा था कि अपने विशेष जो अधिकार हैं उनको भी ख़त्म करें. और टाइट्स वर अबॉलिश, जो धार्मिक करता उसको भी ख़त्म किया जाए. एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, और वो लैंड जो चर्च की ली हुई थी उसको भी वो वापस करें. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेस वर्थ ₹2 बिलियन लिब्रे, और गवर्नमेंट ने इस तरह सबको मिला के 2 बिलियन लिब्रे सरकार के पास आ गए. फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र बन गया था. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. अब जो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान बना लिया था. Its main object was to limit the power of monarchy. इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि उन्होंने राजतंत्र की पावर्स को लिमिट कर दिया था. These powers, instead of being concentrated in the hand of one person, now separated and assigned to different institution. जो पावर एक ही लोग के हाथ में थी, अब वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट को बट गई थी, जो कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी थी. लेजिस्लेटिव मतलब कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका में बट गई थी. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. अब उन्होंने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया था. अब आप फिगर 7 में देख सकते हैं कि कैसे न्यू पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा था. उसमें जुडिशरी जो थी, जुडिशरी में क्या आएंगे, जज, और एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स, और लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली जो कि वोट करके इलेक्टोर्स 50,000 लोगों से वोट करके 745 मेंबर की एक नेशनल असेंबली बनी थी. अब ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करती है किंग और मिनिस्टर्स को. अब इसमें आप नीचे देख सकते हो कि एक्टिव मेंबर और पैसिव सिटीजन्स कौन से थे, और वुमेन्स जो थी उनको कोई भी वोटिंग करने का अधिकार नहीं था. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो एक्टिव सिटीजन थे वो कौन से थे. The Constitution of 1791 vested the power to make law in the National Assembly. अब 1791 में जो संविधान ने कानून का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, which was indirectly elected, जो कि indirectly elect हो चुके थे, चुने जा चुके थे. This is citizen voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all the citizens, however, had the right to vote. अब जो लोग चुने गए थे असेंबली में, लेकिन सब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था. Only men above 25% of the age who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer wages were given the status of active citizens. अब active citizen कौन थे? वो 25 साल से 25 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग थे, जो अपनी 3 दिन की दिहाड़ी का टैक्स देते थे, वो एक्टिव सिटीजन थे और उनको राइट टू वोट था.
that they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed and passive citizens to qualify an electoral and then a member of the assembly. A man had to belong the highest bracket of taxpayer. अब औरतों को और जो बाकी बचे लोग थे वो पैसिव सिटीजन्स में आते थे. अब लोगों को अगर वो चुने जाते थे वो अपनी हाईएस्ट टैक्स पेयर की श्रेणी में वो आने जरूरी होते थे. अब आप सोर्स 7 में देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. पुरुष और नागरिकों का अधिकार घोषणा पत्र क्या था. अब इसमें सारे अधिकार लिखे गए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वो इस डिक्लेरेशन से शुरू होता है कि लोगों के आदमियों के और आम नागरिकों के क्या अधिकार हैं. राइट सच एज द राइट टू लाइफ, के जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, उनको राय देने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, वर एस्टैब्लिश नेचुरल एंड inalienable right, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away. हर इंसान को बर्थ राइट है कि वो इन अधिकारों को मान सकता है और ये नेचुरल जो खोया ना जा सके वाला अधिकार है वो उनको ये दिया गया. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेस्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट. ये ड्यूटी थी स्टेट की वो इनकी इस अधिकारों की रक्षा करे. अब सोर्स बी में भी देखा जा सकता है कि रेवोल्यूशनरी जीन पॉल मोरात ने कमेंट किया एक न्यूज़पेपर में द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बाय द नेशनल असेंबली के किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. द टास्क ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टू द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच. ये जो अधिकार हैं रिच लोगों को दिए गए हैं. द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन. ये अकेला गरीब लोगों के लिए शांति और जीने का अधिकार नहीं था. हेयर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस बाय लॉ. कि ये बड़ा बराबरी से देखा जा सकता था कि ये लॉ कैसे अमीर लोगों से इन्फ्लुएंस प्रभावित हुआ. येट लॉ विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल अग्री टू ओबे. अब इस कानून को लोग आखिर तक इस लॉ को इस कानून को लोग अंत तक मानेंगे. एंड व्हेन दे हैव मैनेज्ड टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द अरिस्टोक्रेट दे विल डू द सेम टू द ऑर्डर ऑनर ऑफ वेल्थ. अब ये जो मतलब वो इस बात से सहमत नहीं थे कि एरिस्टोक्रेट को इतने अच्छे अधिकार दिए गए और गरीब लोगों को वो अधिकारों का हक उनको नहीं दिया गया जाता था. अब आप देख सकते हो बॉक्स नंबर 1 रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स. अब पॉलिटिकल सिंबल्स क्या यहाँ पे दिखाते हैं. द ब्रोकन चेन वर यूज्ड टू फेटर स्लेव. द ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. टूटी हुई चेन ये दर्शाती है कि किस तरह हम फ्री हो गए हैं. द बंडल ऑफ द रोड ऑफ पैसेज. वन रोड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल. स्ट्रेंथ लाई इन यूनिटी. अनेकता में एकता है. इस चीज को दिखाया गया है कि एक रोड को हम तोड़ सकते हैं पर उसके जो बंडल है उसको हम तोड़ नहीं सकते. इस फिगर में ये दिखाया है. अब द आई विद द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट. जो रेडिएटिंग लाइट दे रही है आई वो ये दिखाती है ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज कि वो नॉलेज की प्रतीक है. और द रे ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस. जो सूर्य की जो उसके साथ वाली लाइट दिखाई हुई है सूर्य की किरणें जो ये अंधेरे को मिटा देती है. सूरज की किरणें जो अंधेरे को मिटा देती है जो उसकी आंख है एक नॉलेज का प्रतीक है. अब नेक्स्ट में सिंबल ऑफ रॉयल पावर. रॉयल पावर का सिंबल है. अब स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फॉर्म ऑफ अ रिंग के सिंबल ऑफ एटर्निटी के समानता का प्रतीक है. और ये रिंग हैज नीदर बिगिनिंग नॉर एंड. इस रिंग का ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है. रेड
पर ज्ञान कैप, अब ये कैप क्या दर्शाती है? कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, के वो जो गुलामी से आज़ाद हो गए हैं, उसका दिखाती है कि जो लोग इसको पहनते थे। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, और इसका नेशनल कलर है ब्लू रेड, ब्लू वाइट एंड रेड नेशनल कलर है फ्रांस के, उसको दर्शाती है। और द विंग्ड वुमन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये जो औरत है उनको मानवीय तौर पे दिखाती है। द लॉ टैबलेट क्या बताता है कि द लॉ इज सेम फॉर ऑल, के कानून सबके लिए सेम है और सबके लिए इक्वल है, बराबर है। अब ये एक तरह के राजनीतिक प्रतीकों के मायने थे कि राजनीतिक सिंबल क्या थे उनके, कि कौन सी चीज किस तरह को दिखाती है। अगला टॉपिक समझने के लिए जुड़े रहिए रमनी पाठशाला के साथ, जहाँ पढ़ाई है आसान और मजेदार।